तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक आवाज़ से जो बताती है कि बहुत दूर पहाड़ों के बीच एक खतरनाक दानव रहता है जिसका नाम है माउंटेन किंग। वैसे तो वो अभी सो रहा है, पर अगर कोई उसके पास जाएगा तो वो इंसान कभी लौटकर नहीं आ पाएगा। और अगर जंगल में मौजूद राज्य की राजकुमारी की शादी 18 साल से पहले नहीं हुई तो वो दानव जाग जाएगा और राजकुमारी को अपने साथ ले जाएगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है उस राज्य पर जहां उस राज्य की राजकुमारी रहा करती थी। उस राजकुमारी का नाम क्रिस्टीन था और कुछ ही दिनों में उसका 18वां जन्मदिन आने वाला था। इसलिए राजा उसकी शादी कराने के लिए लड़का ढूंढ रहा था। तो ऐसे ही एक दिन राजकुमारी से शादी करने के लिए पासी के एक राज्य से एक राजकुमार आता है जिसका नाम था फ्रेडरिक। और वो क्रिस्टीन को इम्प्रेस करने के लिए अपनी झूठी कहानियां बताने लगता है। भले ही उसकी ये बातें सुनकर राजा और बाकी लोग उससे इम्प्रेस हो जाते हैं, पर क्रिस्टीन उसकी झूठी कहानियों को समझ जाती है, इसलिए वो उससे शादी करने से मना कर देती है। पर राजा उसे शादी करने के लिए फोर्स करने लगता है, जिससे परेशान होकर क्रिस्टीन अपने घोड़े को लेकर महल से जंगल की ओर भाग जाती है। और राजा जब उसके कमरे में जाता है तो क्रिस्टीन वहां थी ही नहीं, जिसे देखकर राजा डर जाता है और क्रिस्टीन को ढूंढने में लग जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एस्पन नाम के एक लड़के पर, जो जंगल में खाने का सामान इकट्ठा कर रहा था। और जब वो एक पुल से गुजर रहा था तभी क्रिस्टीन भी वहां से निकली, जिससे एस्पन को धक्का लगा और वो पानी में जा गिरा। तब एस्पन की आवाज़ सुनकर क्रिस्टीन रुकती है और एस्पन को पानी से बाहर निकालने के लिए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, पर एस्पन उसे पानी में गिरा देता है। इसके बाद वो क्रिस्टीन को अपना नाम बताता है, पर क्रिस्टीन को उसके नाम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तब एस्पन उसे खाने के लिए पूछता है और भूखे होने की वजह से क्रिस्टीन उसका पूरा खाना खा लेती है। अब इसके बाद जब वो वहां से जाने लगी तो एस्पन ने उससे उसका नाम पूछा, पर वो उससे कहती है कि अगर हमारी किस्मत में मिलना हुआ तो हम ज़रूर मिलेंगे। जिसके बाद वो जंगल के अंदर चली गई और एस्पन अपने घर आ जाता है, जहां उसके भाई पैर और पॉल उसका इंतजार कर रहे थे। तभी उसके पिता वहां आते हैं और उसे पूछते हैं कि खाना कहाँ पर है, जिस पर वो उन्हें उसके साथ जंगल में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बताने लगा। पर किसी को भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। उसके पिता उसे डांटते हुए कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ एक काम दिया था, पर वो भी तुमसे अच्छे से नहीं हुआ, और एस्पन उनसे माफ़ी मांगता है। जिसके बाद एस्पन के पिता पेड़ और पॉल के साथ कुछ ज़रूरी सामान लेने मार्केट चले जाते हैं और एस्पन को घर का ध्यान रखने के लिए कहते हैं। अब रात होती है और एस्पन अपने घर के अंदर आग के पास बैठा हुआ था। तभी उसे जंगल में से खतरनाक आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो डर के मारे वो अपनी तलवार को उठाकर उसे घुमाकर प्रैक्टिस करने लगता है। मगर इसी बीच उसकी तलवार की वजह से उसके घर में आग लग जाती है और वो उस आग को बुझाने की कोशिश करता है, पर आग उसके काबू में नहीं आती और उसका पूरा घर जल जाता है। दूसरी ओर क्रिस्टीन अपने घोड़े के साथ जंगल में घूम रही थी, मगर तभी उसका घोड़ा उसे नीचे गिराकर जंगल में भाग जाता है। जिसके बाद क्रिस्टीन को भी जंगल में डरावनी आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिनसे बचने के लिए वो जंगल से बाहर भागने लगती है। पर तभी उस पर कोई हमला करता है और उसे किडनैप कर लेता है। अब अगले दिन एस्पन के पिता और भाई जब घर आते हैं तो उन्हें घर की सिर्फ राख मिलती है। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो गया। उनकी सारी सेविंग्स जल चुकी थी। साथ ही एस्पन के माँ की इकलौती तस्वीर, जिसे एस्पन के पिता ने इतने सालों से संभाल कर रखा था, वो भी जल चुकी थी। तब एस्पन डरते हुए अपने पिता को बताता है कि उसने कोई दानव देखा था और उसी की वजह से ये सब हुआ है। पर जले हुए घर और एस्पन का चेहरा देखकर उनका गुस्सा थोड़ा ठंडा पड़ गया। वो समझ जाते हैं कि अब उनके पास कुछ नहीं बचा। तभी वहां फ्रेडरिक अपने कुछ सैनिकों के साथ आता है जो क्रिस्टीन को ढूंढ रहे थे। वो एस्पन के पिता से पूछते हैं कि क्या तुमने राजकुमारी को इस तरफ आते हुए देखा है। तो एस्पन के पिता और भाई मना कर देते हैं, मगर तभी फ्रेडरिक एस्पन को नोटिस करता है और उसका घबराया हुआ चेहरा देखकर उसे एस्पन पर शक होने लगा था। तब फ्रेडरिक सीधा एस्पन से पूछता है कि कहाँ है वो लड़की, पर एस्पन डर के मारे कुछ नहीं बोल पाता, जिस पर फ्रेडरिक उसे तलवार से धमकाने लगता है। मगर तभी एस्पन के पिता बीच में आकर कहते हैं कि ये तो थोड़ा पागल है, इसे दानव दिखाई देते हैं जिनसे ये डरा हुआ है। और फ्रेडरिक ये सुनकर हंसने लगा। तब फ्रेडरिक उन्हें पैसों का लालच देते हुए कहता है कि जो भी राजकुमारी को ढूंढने में मेरी मदद करेगा, मैं उसे बहुत बड़ा इनाम दूंगा, और जो भी राजकुमारी को ढूंढेगा उसे राज्य का राजा बना दिया जाएगा। और फ्रेडरिक ये सब बोलकर अपने सैनिकों के साथ वहां से चला जाता है। अब फ्रेडरिक के जाने के बाद एस्पन के पिता पे और पोल से कहते हैं कि हमें राजकुमारी को ढूंढना होगा, क्योंकि अगर हमें वो इनाम मिल गया तो हम अपना घर फिर से बना लेंगे। तो पे और पॉल, तुम लोग जाओ और उसे ढूंढो।
तब एस्पेन उनसे पूछता है कि मैं क्या करूं, जिस पर उसके पिता कहते हैं, तुम जहां चाहते हो चले जाओ, पर अब यहां वापस मत आना। एस्पेन ये सुनकर टूट जाता है और उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो चुपके से अपने भाइयों के पीछे चला गया, क्योंकि वो भी राजकुमारी को ढूंढना चाहता था। अब जंगल में आगे बढ़ते हुए एस्पेन को जमीन पर एक टूटा हुआ आईना दिखाई देता है, जिसे वो उठाकर अपने पास रख लेता है। वो सोचता है कि शायद ये किसी काम आ जाए। तब थोड़ी दूर चलने के बाद एस्पेन को किसी औरत की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। एस्पेन उसकी मदद करना तो चाहता था, पर पैर कहता है कि हमें इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें राजकुमारी को ढूंढना है। मगर एस्पेन अपने भाइयों को छोड़कर उस आवाज़ की ओर चला जाता है। जहां थोड़ा दूर जाने पर वो देखता है कि एक बूढ़ी औरत, जो डायन जैसी लग रही थी, वो एक लकड़ी के बीच में फंसी हुई थी और उसकी नाक उसमें अटकी हुई थी। तब एस्पेन उसके पास जाता है और उस लकड़ी को हटाने में उसकी मदद करता है, जिससे वो डायन आज़ाद हो जाती है। तब वो एस्पेन को देख के पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो। और एस्पेन उसे बताता है कि मैं यहाँ राजकुमारी को ढूंढ रहा हूँ। मगर डायन उसकी आवाज़ सुनकर कहती है कि राजकुमारी को तो दानव ले गया होगा। और एस्पेन ये सुनकर चिंता में आ जाता है। डायन बताती है कि उस दानव को मारकर राजकुमारी को बचाने का बस एक ही तरीका है, और वो है एक जादुई तलवार जो एक तालाब के नीचे है। एस्पेन कहता है कि मुझे वो तलवार कैसे मिलेगी, जिस पर डायन उसे एक जादुई नक्शा देती है, जिसमें दुनिया में कहीं भी जाने का रास्ता पता चल सकता था। पर एस्पेन जब उस नक्शे को देखता है तो वो खाली था, जिस पर डायन उसे बताती है कि तुम्हें इस नक्शे से विनती करनी होगी, जिसके बाद ये तुम्हें रास्ता बताएगा। और इस सब के बाद डायन वहां से जंगल के अंदर चली जाती है और एस्पेन उस नक्शे के साथ आगे बढ़ने लगता है। अब चलते चलते वो एक जगह पर पहुंचता है जहां उसे क्रिस्टीन के गहने मिलते हैं, पर वो नोटिस करता है कि जहां वो खड़ा था वहां एक बहुत बड़े पंजे का निशान था। अब इस सब के बाद सीन शिफ्ट होता है राजा पर, जो अपनी बेटी के मिसिंग होने की वजह से काफी दुखी था। तभी उससे मिलने के लिए उसका मैनेजर आता है, जो उसे बताता है कि हमें उस घोड़े की हड्डियां मिली हैं जिसे राजकुमारी अपने साथ ले गई थी, और इसके साथ ही वहां पर एक बहुत बड़ा दांत भी मिला है, जिससे राजा को यकीन हो गया कि माउंटेन किंग वाली बात बिल्कुल सही है और अब उसकी बेटी बहुत बड़े खतरे में है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है क्रिस्टीन पर, जिसे होश आता है तो वो अपने आप को एक गुफा में पाती है। तब क्रिस्टीन वहां से भागने की कोशिश करती है, मगर तभी एक बहुत बड़ा हाथ उसकी गुफा में आता है और उसे खाने के लिए मीट देता है, जिसे देखकर क्रिस्टीन डर जाती है, पर फिर भी वो हिम्मत करके खाना उठा लेती है। वहीं एस्पेन के दोनों भाई आगे बढ़ रहे थे और उन्हें रास्ते में एक टोकरी के अंदर सुनहरे रंग के सेब मिलते हैं, और भूख लगने की वजह से वो उन्हें खा लेते हैं, जो कि उन सबको काफी टेस्टी लग रहे थे। तभी वहां कुछ एंजल्स आती हैं जो उन्हें खाने का लालच देकर अपने साथ एक गुफा में ले जाती हैं, और वहां वो उन्हें काफी सारा खाना खिलाती हैं। वो लड़कियां उनसे बातें करती हैं और उन्हें खाने को सेब देती हैं। इधर एस्पेन उस जादुई नक्शे के जरिए आगे बढ़ रहा था। तब चलते चलते वो एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां रास्ता खत्म हो जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे कहाँ जाना चाहिए। तभी उसे भी वहां एक सुनहरा सेब दिखाई देता है और एस्पेन उस सेब को खा लेता है। मगर उसके सेब खाते ही उसके सामने गुफा का दरवाज़ा खुल जाता है। उस गुफा के अंदर जाकर एस्पेन देखता है कि उसके भाई वहीं पर थे और उन खूबसूरत लड़कियों के साथ खाना खा रहे थे। तभी एक लड़की एस्पेन को भी खाने के लिए बुलाती है, पर जैसे ही एस्पेन उस खाने को देखता है, उसे वो खाना नहीं बल्कि कीड़े दिखाई देते हैं, और वो लड़कियां भी उसे खूबसूरत नहीं बल्कि चुड़ैले लग रही थी। और एस्पेन ये सब देखकर घबरा जाता है, क्योंकि वो समझ गया था कि उसके भाई खतरे में है। तभी एक लड़की ने एस्पेन को भी खाने को सेब दिया, पर खाने की जगह वो उस सेब को नीचे गिरा देता है, और जैसे ही वो सेब जमीन पर गिरा तो उनका जादू टूट जाता है और एस्पेन को वो सभी चुड़ैलें अपने असली रूप में दिखाई देने लगती है। तब एस्पेन जल्दी से अपने भाइयों के पास आता है और उन्हें वहां से मिशन पर चलने के लिए कहता है और उन्हें समझाकर वहां से ले जाने लगता है। पर वो चुड़ैलें एस्पेन का प्लान समझ जाती हैं और वो अपने असली रूप में आकर उन पर हमला करने लगती हैं। तब एस्पेन और उसके भाई बड़ी ही तेजी से वहां से भागते हैं और जैसे तैसे करके उस गुफा से बाहर निकल जाते हैं। पर जैसे ही वो बाहर आते हैं तो गुफा का दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो जाता है। वहीं गुफा के बाहर एस्पेन अपने भाइयों से कहता है कि जैसे ये चुड़ैलें सच थीं, वैसे ही दानव भी सच है। और ये सब देखने के बाद पैर और पॉल को भी दानव वाली बात सच लगने लगी थी। अब इस सब के बाद वो तीनों भाई आगे बढ़ने लगते हैं और चलते चलते वो एक होटल के पास पहुंच जाते हैं। दरअसल वो लोग बहुत भूखे थे और पॉल अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए पेड़ ने एस्पेन को उस होटल में जाने के लिए मना लिया और अंदर जाकर पॉल काफ़ी सारा खाना ऑर्डर कर देता है। वहीं उस होटल में फ्रेडरिक और उसके साथी भी मौजूद थे,
होटल के अंदर एस्पिन चुपके से उस नक्शे से पूछता है कि जादुई तलवार कहाँ है, तो नक्शा उसे होटल के अंदर ही कहीं का रास्ता दिखाता है। वही फ्रेडरिक का एक साथी उसे एस्पिन के बारे में बताता है, जिसके बाद फ्रेडरिक ने एस्पिन के पास आकर उससे पूछा, क्या तुम्हें राजकुमारी के बारे में या फिर जादुई नक्शे के बारे में कुछ पता चला? अगर तुम मुझे बता दोगी तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। और पैर ने एस्पिन को उसे सब कुछ बता देने के लिए इशारा किया ताकि उन्हें पैसे मिल जाएं। मगर एस्पिन फ्रेडरिक से कहता है कि तुम राजकुमारी से प्यार नहीं करते, तुम्हें बस उसका राज्य चाहिए, इसलिए मैं ना तो तुम्हें ये नक्शा दूंगा और ना ही कुछ बताऊंगा। पर यह सुनकर फ्रेडरिक गुस्से में एस्पिन पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर एस्पिन ने जल्दी से टेबल पर रखे खाने को उठाकर फ्रेडरिक के मुंह पर मार दिया। और इस लड़ाई में पैर और पॉल भी एस्पिन का साथ दे रहे थे, मगर फ्रेडरिक एस्पिन पर भारी पड़ने लगता है और उसे नीचे गिरा देता है। लेकिन इसी दौरान फ्रेडरिक का पैर वहां खाना खा रहे एक मोटे आदमी के खाने पर पड़ गया, जिससे उस मोटे आदमी ने गुस्से में आकर फ्रेडरिक को उठाकर दूर फेंक दिया। और इस मौके का फायदा उठाकर एस्पिन और उसके भाई जल्दी से वहां से भाग निकले, मगर फ्रेडरिक अब भी उनका पीछा कर रहा था। अब वो तीनों भागते हुए एक खाई के सामने आ गए जहां झरना बह रहा था, और तभी फ्रेडरिक भी वहां आ जाता है। मगर एस्पिन चालाकी से उस नक्शे को बचाकर अपने भाइयों के साथ झरने में कूद जाता है, मगर पानी से बाहर आकर पैर बहुत गुस्से में आ जाता है। वो एस्पिन से कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, अच्छा होता तुम हमारे परिवार का हिस्सा ही नहीं होते, जिससे उन दोनों में झगड़ा होने लगता है। पर पॉल बीच में आकर उन्हें रोकते हुए कहता है कि ये लड़ने का समय नहीं है। मगर पैर ने गुस्से में एस्पिन से वो नक्शा लेते हुए कहा, अब आगे का रास्ता मैं देखूंगा। जिसके बाद वो तीनों फिर से आगे बढ़ने लगे, जहां रास्ते में एस्पिन को एक भालू की खाल मिली और उसने उसे उठाकर अपने पास रख लिया। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है क्रिस्टीन पर, जो एक प्लान बना रही थी, और जब वो दानव उसे छूने की कोशिश करता है तो वो उसके हाथ पर चाकू से हमला कर देती है, जिस पर दानव को गुस्सा आता है और वो उसे अपने हाथ में उठा लेता है। और जब वो उसे पहली बार देखती है तो दानव उसे फिर से गुफा में फेंक देता है। दूसरी ओर एस्पिन उस नक्शे के जरिए आगे बढ़ रहा था। वो लोग एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां बहुत ज्यादा कोहरा था। ये कोहरा इतना घना था कि वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से एस्पिन अपने भाइयों से बिछड़ जाता है। मगर पैर और पॉल के पास फ्रेडरिक और उसके साथी पहुंच जाते हैं और फ्रेडरिक ने उनसे पूछा कि एस्पिन कहाँ है, मगर पैर और पॉल उसे झूठ बोल देते हैं कि एस्पिन मर गया। पर फ्रेडरिक को उनकी बातों पर यकीन नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि एस्पिन के पास जादुई नक्शा है। इधर एस्पिन उस फोहरे को पार करके आगे बढ़ता है और अंत में उस तालाब के पास पहुंच जाता है जिसके बारे में उसे नक्शे ने बताया था। तब एस्पिन बिना डरे उस ठंडी नदी के अंदर चला जाता है। पर उस तालाब में एस्पिन अकेला नहीं था। एस्पिन के पीछे कुछ मगरमच्छ भी पानी के अंदर आ जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं, पर एस्पिन उस तलवार से उन्हें मारकर बाहर निकल आता है। अब आगे बढ़ते हुए एस्पिन को उसके भाई दिखाई देते हैं, जो कि फ्रेडरिक और उसके साथियों की कैद में थे। फ्रेडरिक के पास अब वो जादुई नक्शा भी था जो उसने पैर से लिया था, और एस्पिन छुपकर उन्हें देख रहा था। तभी उसे वो भालू की खाल याद आती है और वो एक प्लान बनाता है। वो भालू की खाल पहनकर उनके सामने आता है और दानव जैसी आवाज निकालने की कोशिश करता है, जिससे वो सब लोग डर जाते हैं। मगर एस्पिन को उस खाल के अंदर से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से वो चलते चलते सीधा नीचे गिर जाता है। मगर जैसे ही वो गिरा तो उसकी खाल हट जाती है और सबको पता चल जाता है कि ये तो एस्पिन है, और फ्रेडरिक गुस्से में उसे पकड़ लेता है। फ्रेडरिक के पास अब वो जादुई नक्शा था और वो नक्शे से उस दानव के गुफे का रास्ता पूछता है, और नक्शे के रास्ता दिखाने के बाद फ्रेडरिक वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। मगर एस्पिन फ्रेडरिक से पूछता है कि तुम राजकुमारी का क्या करोगे? तो फ्रेडरिक ने कहा, मुझे बस उसका राज्य चाहिए, जिसके लिए शादी के बाद मैं उसे मार दूंगा। और एस्पिन ये सुनकर शॉक हो जाता है। जिसके बाद फ्रेडरिक एस्पिन और उसके भाइयों को लेकर उस दानव की ओर बढ़ने लगता है। अब रास्ते में वो लोग खाना खाने के लिए रुकते हैं। तभी उन्हें दूर से उस दानव की भयानक आवाज सुनाई देती है, और उस आवाज को सुनते ही फ्रेडरिक और उसके साथी डर के मारे भागने लगते हैं। वहीं एस्पिन और उसके भाई भी दानव की आवाज सुनकर डर गए थे, और वो एक पत्थर की मदद से अपनी रस्सी काटने में कामयाब हो जाते हैं। वहीं वो दानव वहां पहुंच जाता है जहां फ्रेडरिक के साथी भाग रहे थे। वो दानव बहुत बड़ा और खतरनाक था, और वो फ्रेडरिक के एक साथी को पकड़कर खा जाता है। तब फ्रेडरिक अपने एक साथी के साथ एक बड़े पेड़ पर चढ़ जाता है, और जब दानव उस पेड़ के पास आता है तो फ्रेडरिक अपनी जान बचाने के लिए अपने साथी को नीचे गिरा देता है, ताकि दानव उसके साथी को खा ले और वो बच जाए। पर वो दानव को पता चल जाता है कि फ्रेडरिक पेड़ के ऊपर है, इसलिए वो जोर जोर से पेड़ को हिलाने लगता है। अब पेड़ के हिलने से फ्रेडरिक डर के मारे और ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, मगर वो दानव उसे पकड़ लेता है। इसके बाद वो दानव उस छोटी गुफा के पास आता है जहां एस्पिन और उसके भाई छुपे हुए थे। वो दानव पॉल को उठाकर अपने साथ ले जाता है, और एस्पिन रोने लगता है,
क्योंकि उसे लग रहा था ये सब उसकी वजह से ही हुआ है। अगर वो अपने भाइयों से अलग नहीं होता या फिर अगर वो दानव वाली बात पहले ना करता तो ये सब होता ही नहीं। तब पैर, जो कि थोड़ा समझदार था, वो एस्पिन को संभालता है और उससे कहता है कि ये रोने का समय नहीं है, क्योंकि हमें मिलकर पॉल को बचाना होगा। और वो दोनों भाई पॉल को बचाने के लिए उस दानव को हराने का फैसला करते हैं। वहीं दूसरी ओर वो दानव फ्रेडरिक और पॉल को लेकर अपनी गुफा में आ चुका था। उस गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था और फ्रेडरिक बहुत डरा हुआ था। तभी वहां उसे क्रिस्टीन मिलती है। फ्रेडरिक क्रिस्टीन को देखता है और मौके का फायदा उठाने की कोशिश करता है। वो क्रिस्टीन से झूठ कहता है कि मैं यहाँ तुम्हें बचाने आया हूँ, पर पॉल, जो कि एस्पिन की वजह से सच और झूठ पहचानना सीख गया था, वो फ्रेडरिक की पोल खोल देता है। पॉल राजकुमारी से कहता है कि ये झूठ बोल रहा है, ये तुम्हें बचाने नहीं बल्कि तुमसे शादी करके तुम्हें मारना चाहता है, ताकि तुम्हारे बाद ये तुम्हारे राज्य पर राज कर सके। क्रिस्टीन ये सुनकर एकदम गुस्से में आ जाती है। वो बिना सोचे समझे गुस्से में फ्रेडरिक के सर पर हड्डी मारकर उसे बेहोश कर देती है। अब क्रिस्टीन पॉल से पूछती है, तुम कौन हो? तो पॉल ने कहा, मैं एस्पिन का भाई हूँ। ये सुनकर क्रिस्टीन को एस्पिन याद आता है और वो खुश हो जाती है। वो पॉल से पूछती है, क्या एस्पिन हमें बचाने आएगा? तो पॉल कहता है वो जरूर आएगा। इधर एस्पिन और पर दानव की गुफा के अंदर जाने की तैयारी करते हैं। एस्पिन एक कांच का डिब्बा लेता है और उसमें कुछ जुगनू इकट्ठा करता है और उन जुगनुओं की रोशनी से वो डिब्बा एक टॉर्च जैसा काम करता है और उसी रोशनी के सहारे वो दोनों भाई दानव की गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं। मगर वो गुफा बहुत बड़ी थी और उसमें कई सारे रास्ते थे। तब वो जुगनुओं की रोशनी में एक रास्ता चुनते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं, पर वो रास्ता ना भटक जाए इसलिए वो पत्थर से एक धागे को बांधकर अंदर चले जाते हैं। पर वहां एस्पिन का पैर फिसल जाता है और वो एक गड्ढे में गिरने ही वाला था कि तभी वो अपनी जादुई तलवार से लटक जाता है। और जब उसने नीचे देखा तो वो गड्ढा बहुत गहरा था। वहीं नीचे उसे पॉल और क्रिस्टीन दिखाई देते हैं और एस्पिन और पर पॉल और क्रिस्टीन को देखकर खुश हो जाते हैं। एस्पिन पर को बताता है कि वो नीचे हैं और पर जल्दी से एस्पिन को ऊपर खींचता है, जिसके बाद वो अपनी रस्सी और एस्पिन की तलवार या किसी और चीज की मदद से पॉल और क्रिस्टीन को भी उस खोल से ऊपर खींच लेते हैं। और अब उन्हें दानव की गुफा से बाहर निकलना था, पर बाहर जाने का रास्ता वही था जहां से दानव एंटर करता है और दानव अभी उसी रास्ते में सो रहा था। और अगर उन्हें वहां से निकलना है तो उन्हें उसकी पूंछ के ऊपर से जाना होगा। जिसके बाद वो चारों चुपके से दानव के पास से निकलने की कोशिश करते हैं, जिसके दौरान वो सब बहुत डरे हुए थे, पर फिर भी हिम्मत करके वो लोग दूसरी ओर चले जाते हैं। लेकिन अब फ्रेडरिक की बारी थी, जो डरते हुए उसकी पूंछ के ऊपर से जा रहा था, पर वो गलती से उसकी पूंछ से टकरा जाता है, जिससे दानव जाग जाता है। अब वो दानव उनका पीछा करता है और वो लोग गुफा के ऊपर की ओर भागते हैं, जहां से बाहर निकलने का रास्ता था। पर इसी बीच फ्रेडरिक का पैर फिसलने की वजह से वो नीचे गिर जाता है, जबकि एस्पिन और बाकी लोग पहाड़ी एरिया में पहुंच जाते हैं। जबकि उस दानव को पहाड़ चढ़ने में काफी दिक्कत हो रही थी, मगर फिर भी वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। तब एस्पिन अपनी जादुई तलवार निकालता है और दानव से लड़ने की कोशिश करता है, पर वो दानव बहुत बड़ा और ताकतवर था। एस्पिन उसके पैर पर हमला करता है, जिससे वो घायल हो जाता है और गुस्से में दानव भी एस्पिन पर हमला कर देता है, जिससे एस्पिन की तलवार उसके हाथ से छूट जाती है और पहाड़ से नीचे गिर जाती है। और अब उनके पास दानव से लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं था। तब क्रिस्टीन डर के मारे दानव पर पत्थर फेंकने लगती है, पर उन पत्थरों का दानव पर कोई असर नहीं होता, जिसके बाद वो उन्हें कच्चा चबाने के लिए आगे बढ़ता है और उनके पास अब बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। इसी बीच दानव पर हमला करता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और क्रिस्टीन और पॉल उसे संभालते हैं। तभी एस्पिन को उस डायन की बात याद आती है कि वो दानव सूरज की रोशनी में पत्थर बन जाएगा और सूरज की पहली किरण बस निकलने ही वाली थी। तब एस्पिन जल्दी से वो टूटा हुआ आईना निकालता है। एस्पिन उस आईने के टुकड़े को इस तरह से पकड़ता है ताकि सूरज की पहली किरण उस पर पड़े और रिफ्लेक्ट होकर सीधा दानव पर पड़ जाए। और सूरज की रोशनी पड़ते ही दानव एकदम से चिल्लाने लगता है और कुछ ही देर में वो दानव पत्थर बन जाता है, जिसे क्रिस्टीन धक्का मारती है और वो दानव जमीन पर गिर के टूट जाता है। वहीं दूसरी ओर फ्रेडरिक उस पहाड़ से बच गया था और वहां से उठकर वो जंगल से होते हुए जा रहा था, जहां उसे एक डायन मिलती है। वो डायन से राजकुमारी के राज्य का पता पूछता है, तो डायन फ्रेडरिक को देखती है और मुस्कुराती है और वो जानबूझकर उसे गलत रास्ता बता देती है, जो उसे उसी गुफा के अंदर ले जाता है, जहां वो उसे सुनहरा सेब खिलाकर अपने काबू में कर लेती है। वहीं अगले दिन वो लोग सुरक्षित महल पहुंच जाते हैं। राजा अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होता है और राजकुमारी को बचाने के लिए उनका धन्यवाद करता है और इसके साथ ही वो उन्हें इनाम देने का वादा करता है, पर वो उससे सिर्फ अपना घर ठीक कराने के लिए ही पैसे लेते हैं।
इसके बाद क्रिस्टीन और एस्पिन एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और वो लोग अपना इनाम लेकर घर की ओर लौट जाते हैं। अब घर पहुंचकर वो देखते हैं कि उनके पिता उनका इंतजार कर रहे थे और वो अपने बेटों को जिंदा देखकर बहुत खुश थे और उन्होंने एस्पिन से माफी भी मांगी और एस्पिन अपने पिता को वो इनाम के पैसे देता है और एस्पिन के पिता इतने सारे पैसे देखकर खुश हो जाते हैं। अब ऐसे ही एक दिन क्रिस्टीन एस्पिन से मिलने आती है। एस्पिन और क्रिस्टीन पहले तो एक दूसरे को देखते हैं और फिर घोड़े पर सवार होकर जंगल में घूमने के लिए निकल जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मैं अब आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में और तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।